आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय लहिड़ी गुरुजी और पूर्व थल सेनाध्यक्ष आदरणीय वी.के. सिंह जी, विशेष रूप से उद्यमशीलता का प्रतीक बनी हुई और जिन्होंने शून्य से लेकर कमानी इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री को बचाकर हजारों लोगों के रोजगार सुरक्षित किए और भारत सरकार ने पद्मश्री देकर जिनका गौरव किया, ऐसी कल्पना सरोज जी, आदरणीय महापौर अनिल सोले, संगपाल जी उपरे, सुभाष पारदी, दीपक बजाज, संदीप जाधव, अशोक मेंढे और उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, लहिड़ी गुरुजी इस देश के भविष्य के प्रति हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज की ये विशेषता है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारा स्पिरिट है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब बनते जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में कई छुआछूत है, कई अस्पृश्यता है, कई जातीयता है, कई भाषावाद है, कई प्रांतवाद है और हमारे इतिहास में हमारे विशाल संस्कृति से विरासत में मिली जो विरासत है उसको भूलकर कहीं हम गलत दिशा में चले जाते हैं। गुरुजी ने ये निर्धार व्यक्त किया है कि हम सुराज्य का निर्माण करें और सुराज का अगर निर्माण करना है तो देश को और समाज को छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता से मुक्त करना होगा। समाज में कोई व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं, उसके गुणों से बड़ा होगा। इसके आधार पर समाज जब आगे जाएगा तो समाज का विकास होगा और इसलिए हमारे देश का भविष्य, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों की अस्मिता उसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे देश में बहुत अच्छे विद्वान डॉक्टर हैं। अमेरिका में 10 डॉक्टर देखेंगे तो 4 डॉक्टर अच्छे भारतीय हैं। हमारे आईटी इंडस्ट्री में, पूरे दुनिया में अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सभी बड़े कंपनी के सीईओ और इंजीनियर्स भारतीय हैं। हमारे पास बुद्धिमत्ता है, प्रगल्भता है, ज्ञान तत्व है। इसके बावजूद भी हमारा देश जितनी प्रगति और विकास की ओर जाना चाहिए था उतना नहीं गया। गुरुजी का ये मिशन है कि क्यों नहीं हम समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करें और उनको विकास की सही दिशा दें और उनकी बातों से हम सब लोग भी प्रभावित हैं। आने वाले समय में जो चुनाव हुआ है हमारे देश में, उसने हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है और ये पहला चुनाव ऐसा है कि इस चुनाव का सामाजिक इम्पैक्ट क्या है, डेवलपमेंटल विचार का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब मैं प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहा था तो मुझे वो कह रहे थे कि इसका अध्ययन हम करें कि लोगों ने इस प्रकार का जो वोटिंग पैटर्न में जो वोट दिया है, इसके कारण क्या है। इसका कारण यही है कि देश की बहुसंख्य जनता गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहती है, देश की बहुसंख्य जनता रोजगार चाहती है, देश की जनता अच्छे रोड, पीने के लिए पानी, अच्छी खेती करना चाहती है, देश की जनता अच्छे उद्योग चाहते हैं और हम अंधेरे को दूर करके ऐसे समाज को निर्माण करना चाहते हैं कि जहां सबके साथ समान न्याय होगा और सबको समान विकास का मौका मिलेगा। और इसलिए कुछ समय में हमारे समाज में अगर कहीं बुराई आई है, जातीयता, अस्पृश्यता, छुआछूत की बातें आई है, तो इसको समाप्त करके एकता के आधार पर, समरसता के आधार पर, समता के आधार पर ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम भविष्य के देश को आगे कैसे ले जाएं। गुरुजी आईटी प्रोफेशनल है, उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम, उनकी डिग्री उनकी मिली हुई है। आईबीएम कंपनी जैसे कंपनी में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद उन्होंने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए एक दिशा देने का संकल्प किया है। भगवान गौतम बुद्ध हो और प्रभु रामचंद्र हो, दोनों ने अपने जीवन में राज्य का पूरा अधिकार छोड़कर
उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। भगवान गौतम बुद्ध जी ने पंचशील का तत्व दिया। पंचशील का तत्व हमारे भविष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न करने वाला है। प्रभु रामचंद्र ने राम राज्य की कल्पना दी। अब राम राज्य की कल्पना और पंचशील का तत्व अगर इसमें अध्ययन करेंगे तो अंतर नहीं है, कहीं न कहीं दोनों में साम्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही हो और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश की जो कल्पना की हो, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों में एक ही समानता है कि हमारा देश, हमारे देश की जो कुछ दोष है, जो दुर्गुण है, जो व्यक्तियों में आए हुए, उससे दूर होकर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बने। सामाजिक आर्थिक विचारों के बारे में समता के आधार पर किसी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ न्याय हो और सबको अपने विकास के लिए अपने अस्मिता का प्रतीक के रूप में पूरा अवसर मिले कि अपने जीवन में वो यशस्वी व्यक्ति के रूप में आगे जाने का मौका मिले। और यही बात, यही विचार इस देश का सबसे बड़ा आत्मा है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड ऐसा है कि उसमें तो आई एम पॉसिबल यही अर्थ होगा। मैं कुछ दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के पहले लद्दाख में गया था। वहाँ लद्दाख में बहुत बड़े प्रमाण पर बौद्ध धर्मीय हैं और वहाँ से हमारे बौद्ध धर्मीय सांसद चुनकर भी आए हैं। और जब मैं वहाँ गया तो 2 दिन वहाँ था, तो वहाँ के बौद्ध राजा के घर पर मुझे भोजन के लिए बुलाया। राजा का वाड़ा जो था, जो लद्दाख में था, वो बड़ा अलग प्रकार का घर था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास, वहाँ की विरासत, चाल चलन, व्यवहार और चरित्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक था। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि जिस प्रकार की संस्कृति का जतन उन्होंने किया था, वो देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उनको यही कहा कि यह संस्कृति और इतिहास का जतन आवश्यक है। और उसके साथ साथ राजा जी ने मुझे कहा कि नितिन जी, इसका जतन हमने किया है, पर हमारे यहाँ जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी चाल चलन, व्यवहार, चरित्र ने हमारे मानवीय जीवन को समृद्ध किया है। पर आज दुर्भाग्य ऐसा है कि 8-8 महीने हमारे रोड बंद रहते हैं, हमारे यहाँ सब्जी नहीं आती। टमाटर का भाव 400 रुपये किलो है। हमारे यहाँ सब्जियां मिलती नहीं क्योंकि बर्फ के कारण वहाँ रोड बंद हो जाता है। हमारा जीवन सुसह्य करने की योजना बनाओ। जब मैंने उनको कहा कि उनके यहाँ जो उलन तैयार होती है, जिन मेंढियों से तैयार होती है, उसके लिए वो पछतावा कुछ उसका नाम है, वो वर्ल्ड में फेमस है। तो मैंने उनको कहा कि इसकी आदत इतनी छोटी है कि अगर दबाएंगे तो इतने हाथ में बड़ी शाल आ जाएगी। तो उसका रिसर्च सेंटर मैंने देखा, वहाँ जो उन्होंने काम किया वो सब देखा। वहाँ खेती में भी कुछ थोड़े बहुत जमीनें वहाँ अच्छा काम कर रहे थे। जब पहाड़ी के ऊपर हम जाते, वहीं से मानस सरोवर और कैलाश सागर तक भी जाने के रास्ते हैं, पर आज बंद पड़े हुए हैं, जो हमारे इतिहास संस्कृति के प्रतीक हैं। सिंधु नदी के संगम को मैंने देखा, तब मेरे ध्यान में आया कि हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति कितनी इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। गुरु जी, यहाँ बहुत से लोग सिंध से पूर्वज उनके हैं। मैं जब सिंधु नदी के पास गया और सिंधु नदी के पास जाकर जब मैंने पानी लेकर जब उसका पानी लिया, तब मुझे उसके पानी को पीने के बाद एक धन्यता महसूस हुई। ये केवल नदी पर्वतों का देश नहीं है, ये देश साहित्य, संस्कृति और इतिहास की विरासत से समृद्ध बना हुआ देश है। और इस देश की ये सभ्यता, चाल चलन, व्यवहार, चरित्र, ये पूरे दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इसके लिए हमारे देश में इस बात को महसूस नहीं करते। पर जब मैं लंदन में गया था तो इंग्लैंड के विदेश मंत्री के चैम्बर में जब मैं और वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जी, हम डेलीगेशन गया था, तीनों बात कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने स्वाभाविक रूप से कहा गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तब मैंने उनको सवाल पूछा कि आपके देश में कौन सी समस्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी यूरोपियन देशों की समस्या है कि लड़कियां शादी होने के पहले ही उनको संतानें हो जाती है और कुमारी माता बन जाती है। इस प्रश्न को कैसे सुलझाना हमारे समझ में नहीं आता। लिविंग रिलेशन में लोग रह रहे हैं,
हमारी पारिवारिक व्यवस्था उद्ध्वस्त बनी है। उन्होंने मुझे उल्टा सवाल पूछा कि आपके देश में यह समस्या नहीं है? तो मैंने तुरंत जवाब दिया नहीं है। बोले आपके देश में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये सब होने के बाद ये समस्या क्यों नहीं है? तब मैंने उस बात का जवाब दिया था कि हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत जो है वो प्रभु रामचंद्र भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से समृद्ध और संपन्न बनी है। हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी महिला अगर होगी, अगर हमारी पत्नी नहीं है दूसरी महिला, तो उसके तरफ हमने माता के रूप में देखना चाहिए, बहन के रूप में देखना चाहिए। ये संस्कार हमको सिखाया और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे समाज में जो संस्कृति में, जो इतिहास में, विरासत में जो संस्कार, जो भारतीय संस्कृति के रूप में हम सबको मिले हैं, वही हमारी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए जो समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है वो हमारे भारतीय समाज को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ये संकट हमारे सामने नहीं है। पर गुरुजी ने जो बात कही वो सही है। समय के बाद समय बदलते गया और ये बात उन्होंने कही कि रावण ब्राह्मण था, पर रावण के जो कुकर्म थे वो ब्राह्मण होने के बाद भी समाज ने उसको दुर्गुणों का और दोषों का प्रतीक माना। और प्रभु रामचंद्र जो थे उनकी जात किसी ने पूछी नहीं। मैं यही मानता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज और इन सब लोगों की कोई जात नहीं है। अगर हम ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे तो इनके विचारों का भावार्थ एक ही है और उस विचारों के भावार्थों को लेकर भारतीय समाज को अगर आगे ले जाएंगे तो समाज की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्त समाज और भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत के अगर यह संस्कार प्राप्त समाज होगा तो ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग होकर हम देश की पहली नंबर की ताकत तो जरूर बनेंगे, वो तो जरूर बनना है। पर केवल ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान के आधार पर आर्थिक सवालों को सुलझाकर समृद्धता और संपन्नता ये हमारे जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। समृद्धता और संपन्नता के साथ इतिहास, विरासत और संस्कृति से मूल्याधिष्ठित संस्कार मिले हैं। हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी विचारधारा के आधार पर पुरातन काल से जो संस्कार मिले हैं उस संस्कार का जतन करके व्यक्तित्व निर्माण होगा और ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का अगर उपयोग होगा तो समृद्धता और संपन्नता के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति दोनों का मिलन होगा। तभी हम इतिहास में, भविष्य में दुनिया की नंबर 1 की शक्ति सर्वांगीण दृष्टि से होंगे। यही विचार गुरुजी के मन में था और यही विचार उन्होंने हमारे सामने रखा है। मुझे खुशी है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक हो और इसलिए शिवाजी महाराज हमारे लिए एक ऐसे आदर्श पुरुष है कि मैं तो अक्सर हमारे माता पिताओं से ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूँ। मेरे घर में जब भी कोई ऐसा लगता है तो मैं अपने ऑफिस में शिवाजी महाराज की प्रतिमा मैंने रखी है। रामदास स्वामी जी ने शिवाजी महाराज का वर्णन किया है कि यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। शिवाजी महाराज के जीवन में एक एक चीज हमने देखी है। कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी उसको जब उनके सैनिक पकड़कर उनके पास लेकर गए, वो इतनी सुंदर थी कि ले जाने वाले लोगों को लगा कि शिवाजी महाराज उनको अपनी रानी बनाएंगे। और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्कार थे तो शिवाजी महाराज के उद्गार ये निकले कि मेरी माता भी इतनी सुंदर रहती तो मैं भी इतना सुंदर होता। और उन्होंने उनके साथ उनका सत्कार किया और सम्मान के साथ सैनिकों को आदेश दिया कि हमारी माँ बहन जैसी है, इनको उचित रूप से उनके घर पर पहुंचा दो, इनका कोई अपमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया। शिवाजी महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक लड़ाई लड़ी पर कभी भी उन्होंने एक भी मस्जिद तोड़ी नहीं। कहीं गुरुद्वारा, मस्जिद, कोई भी होगा उस समय का जो भी होगा, कहीं किसी पर अटैक नहीं किया और यही कहते थे कि सब धर्मों का सम्मान करिए, सबके साथ न्याय करिए। और शिवराज्याभिषेक होने के बाद जब वो राजा बने तो प्रभु रामचंद्र हो, भगवान गौतम बुद्ध हो और छत्रपति शिवाजी महाराज, तीनों को इतिहास का अगर हम अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है इसमें अलगता है ही नहीं। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में विशेष रूप से अहिंसा का तत्व, शांति का संदेश दिया। पीस
प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ये तीन महत्वपूर्ण बातें अगर कहीं भी होगी तो तीनों के विचारों में है। और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों बातों को आधार लेकर हमारे इन राष्ट्र पुरुषों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको एक बहुत अच्छी दिशा मिल सकती है। समय की आवश्यकता है कि सामाजिक सद्भाव को बढ़े, जातीयता और अस्पृश्यता की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दे, समाप्त करें और देश को विकास की ओर ले जाए और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भयभूत, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने, यही पुनर्निर्माण का सपना पूरा हो, यही विचार हम सबके मन में जगाने का काम गुरुजी अपने विचारों के द्वारा करते हैं। गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित समाज को समाज में सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। उदित राज जैसे एक अच्छे दलित समाज के प्रखर नेता है। गुरुजी ने मुझे आग्रह से कहा कि उदित राज को इस देश में सम्मानपूर्वक अच्छी जगह मिलनी चाहिए और गुरुजी के आग्रह के कारण बाद में उदित राज, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर गया और लोकसभा में चुनकर भी आए और आज वो गुरुजी के जो काम है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। आज जरूरी इस बात की है कि हम हमारे बीच में प्रेम, सद्भाव और बढ़ाएं। हम केवल एक जात के नहीं है, एक देश के नहीं, एक भाषा बोलने वाले नहीं है, तो हमारी जात एक ही है, भारतीय, हमारा धर्म एक है, भारतीय, हमारी भाषा है, भारतीय है। बी इंडियन, बाय इंडियन और अभिमान भारत का लेकर हम आगे जाए, यही इस बात का भावार्थ है। और जो भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और प्रभु रामचंद्र जी के तत्व ज्ञान में वही स्पिरिट है और उसी भावना के ऊपर गुरुजी ने आज आपको प्रवचन दिया है और नागपुर में आए, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ जनरल वीके सिंह जी, हमारे जो सैनिक हैं जो देश के लिए लड़े हैं, मैं चाइना वॉर की बात कर रहा था, हमारा पूरा जीवन, उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए दिया है। ऐसे व्यक्ति आज सांसद बनकर देश में मंत्री भी बने हैं और पहली बार नागपुर में आए हैं। कल्पना जी हमारे महाराष्ट्र की भी हैं और विदर्भ की है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं हर समय कहता हूं कि हमारे यहाँ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए, नौकरी करने की मानसिकता से दूर होना चाहिए। मैं जब सम्मेलन में जाता तो मैं कहता हूँ नौकरी देने वाले, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये छोटी मोटी नौकरियां क्या मानते हो आप लोगों को रोजगार देने की बात करो। उन्होंने यही बात की, इसके लिए उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन बढ़ाना चाहिए और ये हमारे भारतीय युवाओं में आने की आवश्यकता है। आज तीनों लोग यहाँ आए हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से अशोक मेंढे और संगपाल जी उपरे, सुभाष पारधी, दीपक बजाज जी ने भी सहयोग किया, संदीप जाधव, अशोक मेंढे, सब लोगों ने मिलकर आज के कार्यक्रम का नागपुर में आयोजन किया और गुरु जी को यहाँ बुलाया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको नागपुर की जनता की ओर से उनके प्रति और वीके सिंह जी के प्रति और सरोज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।